हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी यूपी टेट की पहली क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं। यूपी टेट 2024 की हम लोग तैयारी करते हैं। आज हम लोग बीएफ स्किनर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्यारे साथियों, एक चीज़ आपको बता दें, अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छा करना है तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग टारगेट 30 में 30 लेकर के चलते हैं और अपनी तैयारी को आगे ले चलते हैं। बीएफ स्किनर, और आइए हम लोग शुरू करते हैं। बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित है। ठीक है। बीएफ स्किनर ने सबसे पहले अनुक्रिया, रिस्पॉन्स पर जोर दिया। अनुक्रिया अर्थात जो क्रिया को करता है। मेरी बात को समझिएगा, यहीं से क्रिया करने वाला क्या होगा? कोई, भैया क्रिया अगर कोई कर रहा है तो वो कोई जीवित वस्तु होगी, कोई जीव होगी। निर्जीव वस्तु क्रिया नहीं करती है, तो याद रखिएगा क्रिया जो करेगा वो कोई जीव होगा। इसीलिए उन्होंने इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है कहा। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग सबसे पहले चूहे पर और उसके बाद कबूतर पर किया। अब यहाँ से आपसे दो टॉपिक पूछेगा। बीएफ स्किनर ने पहला प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर, कबूतर पर। तो याद रखिएगा पहले चूहा फिर कबूतर पर किया था। चलिए, इन्होंने एक बॉक्स लिया, इनके प्रयोग को समझते हैं। और बॉक्स लेकर के क्या, उसमें एक चूहा बंद कर दिया और बॉक्स में एक लीवर लगा था, खटका लगा था, जिसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था उस छिद्र के द्वारा, और जब चूहे को भूख लगती तो वह इधर उधर उसी में नाचने लगता। और अचानक से जब उसका पैर उस लीवर पर दब जाता तो उसका पैर दबने से उसको जो है लीवर से भोजन मिल जाता, तो उसके लिए उस छिद्र से खाना आ जाता था। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया, खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता है उसे खाना मिल जाता है, या खाना रहेगा, खाना मिल जाता है। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया रिस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन। तो यहाँ उद्दीपन क्या होगा दोस्तों? यहाँ उद्दीपन होगा भोजन। क्या होगा? भोजन होगा। और अनुक्रिया करने वाला कौन होगा? तो यहाँ चूहा होगा, अर्थात जिसको हम लोग भूख कहते हैं। भूख क्या है? अनुक्रिया है। ठीक है। जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती। बिल्कुल सही है भाई। अगर वो खटका दबाता है तो जब खटके दबाने से उसको बार बार भोजन मिले तो उस क्रिया को बार बार करेगा, उसको पुनर्बलन मिल रहा है। तो अर्थात जब आप क्रिया कर रहे हैं, अगर आपको पुनर्बलन मिल रहा है तो वैसे वैसे आप उस क्रिया को दोबारा करेंगे। चलिए, सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन, ठीक है, का विशेष महत्व होता है। जो आपका पुनर्बलन है उसका बहुत विशेष महत्व होता है अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं। चलिए, पुनर्बलन जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं वह पुनर्बलन कहलाता है। अर्थात पुनर्बलन अगर किसी को दिया जा रहा है तो अगर वो क्रिया को दोहरा रहा है तो इसका मतलब वही क्या है? पुनर्बलन है। पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देने की बात को कहना, ऐसा कहने से उसमें क्या होता है? उसमें पुनर्बलन की धारणा का विकास होता है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सकारात्मक पुनर्बलन और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। चलिए, जैसे अगर भोजन है, पानी है, नौकरी है, प्रशंसा है, ये सभी आपके सकारात्मक पुनर्बलन में आते हैं। आपसे पूछता है सकारात्मक पुनर्बलन क्या है। कुछ आते हैं नकारात्मक पुनर्बलन, जैसे कि दंड देना, मना करना, डांटना, ये सभी के सभी आपके नकारात्मक क्या होते हैं? पुनर्बलन होते हैं। कह रहा है कि अगर प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी को सकारात्मक चीज दिया जाए तो वो उसको क्या करोगे? डांटोगे। भैया अगर किसी को भूख लगी है, उससे कहा भैया आपने मेरा थोड़ा सा काम कर दिया, हमने उसको भोजन दिया, तो वो कल अगले दिन फिर आ जाएगा आपका काम करने कि उसको भोजन मिलेगा, परसों भी आएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिला। और किसी को डांट दोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो वहाँ आपको नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराएगा। ये हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत कहता है। चलिए, कुछ और बात कर लेते हैं। पुनर्बलन अनुसूची यह दो प्रकार की होती है। जो पुनर्बलन की अनुसूची है दो प्रकार की होती है। यहाँ एक चीज आपको और बता देते हैं। पुनर्बलन का जो सिद्धांत था वो हल महोदय ने दिया था। किसने दिया था? हल महोदय ने दिया था। इस सिद्धांत को देने का प्रयोग
हल ने और प्रयोग किया था स्किनर ने। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने। और प्रयोग व्यापक स्तर पर किसने किया था? स्किनर ने। इसके ट्रिक याद रखिएगा, हल चलाओगे तो बल मिलेगा, अर्थात हल चलाने पर क्या मिलता है? बल मिलता है। इसका मतलब पुनर्बलन का सिद्धांत कौन दिया था? हल महोदय ने दिया था। इनका पूरा नाम है क्लार्क हल। चलिए, एक होता है सतत पुनर्बलन अनुसूची। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। बच्चे से आपने पहला क्वेश्चन पूछा, वाह बेटा वाह, कितना बढ़िया है, बहुत सुंदर जवाब दिया, मेरा बाबू बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा। फिर से एक सवाल किया, फिर से तुमने ऐसी तारीफ की। मतलब जितनी भी आप 10 क्वेश्चन पूछो, 10 बार अगर आप उसकी तारीफ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसको व्यवधान पैदा करेंगी। फिर उसका दिमाग जो है वो दूर हटने लगेगा पढ़ाई से, क्योंकि उसके अंदर एक इगोसेंट्रिक चीज़ें आ जाएगी कि उसको बार बार तो पुनर्बलन मिल रहा था, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ की भावना आने लगेगी। चलिए, जो दूसरा होता है जो आपका आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, ये बेस्ट होता है। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवाल की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। जैसे किसी बच्चे से 10-12 सवाल आपने पूछा, एक क्वेश्चन के लिए उसकी तारीफ कर दे, वाह बच्चा वाह, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो इससे उसको अब मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मुझे और प्रयास करना चाहिए और अच्छी से मेहनत करना चाहिए, ताकि हमारे सर हमें और बेहतरीन ढंग से उनके सामने हम रिप्रेजेंट करें, तो हमारी वाहवाही करे, हमको वाह वाह हमारी पीठ थपथपाए, हमको शाबाशी दे, तो वो इसलिए काम करेगा। तो आपको अगर एजुकेशन की बात की जाए आपसे कि आपको कौन सा पुनर्बलन यूज करना है, तो भैया वो आंशिक वाला पुनर्बलन आपको यूज करना है, सतत पुनर्बलन नहीं यूज करना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए, किसी बच्चे को टीचर हर सवाल को हल करने पर शाबाशी दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है, टॉफी दे रहा है, तो किसके अंतर्गत आएगा? सतत पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा। और अगर किसी 10-20 क्वेश्चन पर दे रहा है तो वो आंशिक पुनर्बलन पर आएगा। आपसे पूछे कौन ज़्यादा बेस्ट होता है, तो आप बताइएगा भैया आंशिक पुनर्बलन इज द बेस्ट। आंशिक पुनर्बलन जो होता है बहुत अच्छा होता है, किसकी अपेक्षा? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा। तो हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमारा टॉपिक था भैया पुनर्बलन का। चलिए, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर खूब करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।